प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और तकनीकी। मित्रों, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि पहले आप लोग सुरक्षा के बारे में जान लीजिए। हालांकि इसके पहले आपका एक पेपर ही आप लोग पढ़े हैं सुरक्षा के बारे में। तो जहां पर सुरक्षा की बात होती है तो वहां आप समझ लीजिए इसकी एक विस्तृत अवधारणा होती है। जो चीज़ें खतरे जहां पर आना शुरू हो जाए, चाहे वो भूख, चाहे वो भोजन का खतरा हो, चाहे ऊर्जा का खतरा हो, चाहे बीमारी का खतरा हो, मतलब जितने भी खतरे आ जाते हैं सारी चीज़ें सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। रक्षा के अंतर्गत केवल युद्ध, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ठीक है, वो सब रक्षा के खतरे आते हैं, होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पहले आप लोग जान लेंगे तो आप वहां पर आप देखेंगे कि उस सुरक्षा के लिए विज्ञान और तकनीकी कहाँ तक हमारा जो है ये अपनी भूमिका को निभा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम पहले देखेंगे खाद्यान्न सुरक्षा। कई चीजें हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आप लोग पहले कंफर्म हो लीजिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कितनी विस्तृत अवधारणा है। ठीक है मित्रों, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, चलिए एक हमको वो क्या बोलते हैं, संक्षिप्त में आपको बता दें। एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है, जब जब आवश्यकता होती है, उन सभी चीजों को राष्ट्रीय हित कहा जाता है। हित माने भलाई। ठीक है, राष्ट्र की भलाई, जिसमें राष्ट्र की भलाई है वही उसकी सुरक्षा है। ठीक है, और उन्हीं हितों को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, उसको बढ़ाना, ठीक है, उसमें वृद्धि करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक है, इसकी एक विस्तृत अवधारणा है जिसको हम किन्हीं शब्दों में, किन्हीं सीमाओं में हम बांध नहीं सकते इसको, क्योंकि कब किसको किस चीज की जरूरत पड़ जाए, कहाँ किसके लिए मान अपमान का प्रश्न बन जाए, मान अपमान का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो वही चीज जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग होगा उस समय के लिए। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आपका पेट भरा हुआ है तो वहां पर भोजन आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब नहीं है कि आपको भोजन की जरूरत है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे दिन 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद आप भूखे होते हैं, फिर आपको उस समय भोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है वही है राष्ट्रीय हित। उन्हीं हितों को पूर्ति करना, उन्हीं हितों को बचाए रखना, सुरक्षित रखना, बढ़ाना, ये सब चीजें आती है राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिन जिन चीजों को राष्ट्र की जरूरत पड़ती है उसमें विज्ञान और तकनीकी ने क्या भूमिका अदा की है। चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार आपसे फिर कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, खाद्यान्न सुरक्षा। अब देखिए, खाद्यान्न का मतलब भोजन। भोजन प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकता है, आप सब लोग जानते हैं, सबकी जरूरत है। भाई राष्ट्र में नागरिक ही नहीं रहेंगे तो राष्ट्र कैसा रहेगा, किसी मतलब का नहीं होगा और राष्ट्र होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, खाद्यान्न के अभाव में राष्ट्र में भूखमरी एवं महामारी फैल सकती है। कृषि कार्यों में नई तकनीकी की ही देन है कि पूर्व से कई गुना खाद्यान्न का उत्पादन आज राष्ट्र कर रहे हैं और मौसमी उत्पादन के अतिरिक्त बेमौसम के खाद्यान्न एवं सब्जियां भी पैदा कर रहे हैं। अब विज्ञान और तकनीकी ने इसमें क्या भूमिका अदा की है देख सकते हैं। कृषि यंत्रों का निर्माण एवं प्रयोग, जैविक एवं रासायनिक उर्वरक खादों का प्रयोग, कीटनाशक एवं शक्तिवर्धक दवाओं का प्रयोग, कृषि हेतु नए नए तरीकों एवं नई विधियों पर अनुसंधान कार्य भी चल रहा है। अब इसमें जैसे मान लीजिए पहले होता था कि भोजन बहुत ज़्यादा खाद्यान्न की समस्या होती थी, क्योंकि वही पुरानी तकनीक से बीज वगैरह छोड़ दिए जाते थे, उसके बाद प्रकृति पे निर्भर होता था। आज हम लोग जो है देख रहे हैं कि कई गुना अन्न पैदा कर रहे हैं, केवल उर्वरक यानी विज्ञान की देन है। जो कीटनाशक दवाएं हैं, कृषि यंत्र, जैसे खेती वगैरह, जब अब कृषि यंत्र का मतलब जैसे ट्रैक्टर हो गया, हर चीज़ की तो बेटा मशीनें आ गई हैं। ठीक है मित्रों, हर चीज़ की मशीनें आ गई हैं, जिनके कारण आदमी जो है, मनुष्य के लिए मानव शक्ति का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। यानी अब सारा काम पहले जैसे युद्ध का यंत्रीकरण हो चुका है, उसी तरह हर क्षेत्र का यंत्रीकरण हो चुका है। यंत्रीकरण उन्हीं क्षेत्रों का हुआ है जिसमें विज्ञान और तकनीकी ने प्रवेश किया है। ठीक है, अब बाकी दवाओं के द्वारा, उर्वरक खादों के द्वारा कई गुना उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी चैप्टर ये भी है। ठीक है, अगला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी पर स्थित भूमि एवं जल का लगातार गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। आप लोग पढ़े होंगे ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ये धुआं के कारण। अब उसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, विकास ही विनाश भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है,
धरती का तापमान औसत तापमान से अधिक होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। जंगलों एवं वृक्षों की धुआंधार कटाई, बढ़ता प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जिसमें प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑक्सीजन, मीथेन आदि, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। तेल चालित वाहनों का जो प्रयोग हो रहा है, जिससे जो धुआं निकल रहा है, ये भी प्रदूषण हो रहा है। एसी वगैरह हम लोग रहने के आदी हो गए, एसी से जो पीछे गैस निकलती है वो भी बहुत नुकसानदायक होती है। फ्रिज वगैरह जो होती है, फ्रिज में भी वही कंडीशन है। ठीक है, उद्योगों से निकलने वाला का वो जो क्या बोलते हैं, कंपनियों फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है होता है, उससे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एवं अन्य गैसें इसके लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये सब जाती है, सब प्रदूषण जब फैलता है तभी ग्लोबल वार्मिंग भी फैलता है। ठीक है, उपरोक्त के कारण समताप मंडल में स्थित ओजोन परत के पतले एवं कमजोर होने से भी धरती का तापमान बढ़ रहा है। उपाय इसका क्या है बचने का? अधिक वृक्षारोपण करना। हालांकि गवर्नमेंट तो बहुत सारे उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अधिक वृक्षारोपण करना, भोजन बनाने में बायोगैस का प्रयोग, गोबर गैस वगैरह आदि का प्रयोग किया जाए। अब बहुत लोग जो इसका प्रयोग कर भी रहे हैं। सौर ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग किया जाए, सोलर कुकर के रूप में, घरेलू बिजली के रूप में सौर पैनल वगैरह लगा रहे हैं लोग, इनसे आपको बिजली का बिल नहीं देना है। रासायनिक एवं केमिकल के स्थान पर जैविक खेती का प्रयोग, खेतों में उर्वरक के स्थान पर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाए, इससे जो है कई गुना जो है पैदावार भी कुछ, हालांकि उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो है इससे प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है पर्यावरण। पर्यावरण भी राष्ट्रीय सुरक्षा का ही एक भाग है। पर्यावरण सुरक्षा आज संपूर्ण विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। संपूर्ण विश्व में बढ़ते औद्योगिकरण, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के कारण जितना अधिक विकास हो रहा है, पर्यावरण का खतरा उतना ही अधिक बढ़ता जा रहा है। अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन, जनसंख्या वृद्धि, मोटर गाड़ियों एवं फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक थैलियों आदि इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वैसे भी पर्यावरण के लिए कहा जाता है बिना शत्रु के खतरे। मित्रों याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है, नेट की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि बिना शत्रु के खतरे। ठीक है, चलिए पर्यावरणीय खतरे के उत्पन्न होने के कारण बस वही चीज़ है जहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसे होता है, वहीं पे पर्यावरण के खतरे भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती जनसंख्या, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन। भाई हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, उससे भी जो है पर्यावरण के लिए खतरा होता है। और जैसे होता था पहले कि वन वगैरह होते थे, जंगल होते थे, पेड़ पौधे होते थे, तो ये होता था कि वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। लेकिन जब जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा लोग होंगे, अब बदले में पेड़ों की कटाई हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण जो ज़्यादा वो कर नहीं पाएंगे जब पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ही रह जाएगा, तो प्रदूषित माहौल होगा ही, मौसम पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा ही। ठीक है, जानवरों की अत्यधिक कटाई। भाई जानवर जो होते हैं ये भी पर्यावरण के ही एक भाग होते हैं। ठीक है, शिकार एवं तस्करी हो रही है, मोटर गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, औद्योगिकरण के कारण फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ का पानी के साथ नदियों में मिल जाना। भाई जो फैक्ट्री, चमड़ा मिल वगैरह, जो गंदा पानी जो पानी में मिल रहा है, शहरों का पानी जो गंदा होता है, लैट्रिन वगैरह जो हम लोग डायरेक्ट नालों में खोल देते हैं, वो सब पानी में मिल रहा है, तो पानी भी प्रदूषित हो रहा है नदियों का। प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, कूड़े कचरे के रूप में खुले स्थानों पे फेंक रहे हैं, ये भी हम लोग जाए, इससे तो हम सब लोग परिचित हैं ही। चलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ है वो इस प्रकार हैं। स्टॉकहोम का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972, ओजोन परत संरक्षण वियना अधिनियम 1985, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002, नाटो द्वारा 1969 में हर प्रकार के प्रदूषण को आधुनिक तकनीक द्वारा शोधन का प्रयास किया गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम 1963, वन्य जीवों का संरक्षण 1961, नैरोबी सम्मेलन 1978, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, पृथ्वी सम्मेलन 1992, जैव विविधता अभिसमय 1992, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र मानव सम्मेलन जिसे हैबिटेट कहा जाता है 1985, क्योटो प्रोटोकॉल आदि, ये सभी जो है पर्यावरण से संबंधित जो है कार्यक्रम हैं। ठीक है,
अगला है ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा आप लोग जानते हैं एनर्जी। प्रारंभ में ऊर्जा का स्रोत मित्रों कोयला था, उसके बाद जब कोयले से चलने वाली गाड़ियां बनी, इंजन बने, उसके बाद धीरे धीरे तेल से चलने वाले इंजन बने तो उसका स्रोत तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल कोयला और पेट्रोलियम खत्म हो ही जाएगा। अभी भी हम लोग आज भी जो है पेट्रोलियम पर अधिक निर्भर हैं। ठीक है, हम जब ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल जब ये हमारे ऊर्जा के स्रोत खत्म हो जाएंगे, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, यानी पेट्रोल डीजल ये सब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर ऊर्जा के रूप में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बिजली के आदी हो चुके हैं। बिजली हम लोगों को 24 घंटे चाहिए। ठीक है, और ये चलने के लिए जो है मोटर गाड़ियाँ चाहिए, बाइक चाहिए, सब तेल पे चलने वाले हैं। मान लीजिए कभी तेल जब खत्म हो गया तब क्या करेंगे? ठीक है, चलिए, वर्तमान समय में धरती पर प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत तेल, कोयला, लकड़ी का प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है, जो एक ना एक दिन समाप्त होना ही है। अतः विज्ञान और तकनीकी की देन है कि ऊर्जा के अक्षय स्रोत, अक्षय का मतलब कभी समाप्त ना होने वाले स्रोत, ठीक है, की तलाश होने लगी और नए ऊर्जा के स्रोतों पर अनुसंधान करके उसे प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अक्षय पवन ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग। पवन ऊर्जा का मतलब ऊपर जो टरबाइन, अगर ऊपर जो है पवन जो हवाएं ऊपर बहती हैं ना, तो उनके द्वारा उनको नचाकर घुमाकर जो पैदा किया जाए डायनमो वगैरह लगा के, तो होता है अक्षय पवन ऊर्जा। भाई हवा हमेशा चलना ही चलना है, कभी समाप्त होना ही नहीं है। अक्षय सौर ऊर्जा, सूर्य भगवान कभी गायब होंगे नहीं, ये भी हम लोग जानते हैं। हाँ, बादल वगैरह रहने पे कम हो सकते हैं, लेकिन कभी गायब नहीं होंगे, ये भी अच्छे ही है। जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। महासागरीय ऊर्जा का प्रयोग करने का प्रयास करें। ज्वार भाटा एवं समुद्री तरंगों से जो ऊर्जा पैदा किया जाता है, ठीक है, हालांकि इसमें वैज्ञानिक शोध की जरूरत पड़ती है। जैव भार यानी कूड़ा करकट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से ऊर्जा का उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने का प्रयास करें। भारत में थोरियम का विशाल भंडार है। ठीक है, सबसे कम कीमत पर ऊर्जा मिलेगी आपका इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से। ठीक है, गोबर गैस, बायोगैस आदि का प्रयोग करने का प्रयास किया जाए। ऊर्जा सुरक्षा एवं बिजली की बचत हेतु तो नए प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जाए। जैसे ऊर्जा सुरक्षा और बिजली की बचत हेतु भाई देखिए, हम लोग 100 वाट का वही बल्ब जलाया करते थे, 200 वाट का बल्ब जलाया करते थे। आज जो है LED बल्ब आ गया है, 3-3 वाट का, 5-5 वाट का, तो कम से कम एक के बराबर 20 गुना हम लोग खर्च करने से बच रहे हैं ना। ऊर्जा सुरक्षा एवं बिजली की बचत है तो नए प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कम यानी फैन वगैरह जैसे कहते हैं ना, ये 50 वाट वाला है या 40 वाट वाला है, ये 100 वाट खाता है, ये 150 वाट खाता है, तो प्रयास किया जाता है यही कि कम वाट बिजली, कम वाट का जो है फैन वगैरह, कम वाट के यंत्रों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, हाइड्रोजन को भी भविष्य में एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाए। ठीक, अगला है रक्षा एवं सीमा सुरक्षा। ये सैनिक शक्ति के विकास एवं रक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से सैनिक शक्ति का विकास किया जाता है, जिसमें सैनिक भर्ती, प्रशिक्षण, सैनिक उपकरणों, हथियारों आदि का निर्माण करना होता है। भाई रक्षा एवं सीमा सुरक्षा का मतलब यही है, रक्षा भी सुरक्षा का ही एक भाग है। ठीक है, सभी राष्ट्र की स्थिति के अनुसार जलीय, थलीय, पर्वतीय सीमाओं की रक्षा है तो वैज्ञानिक स्तर पर उपकरणों एवं हथियारों की व्यवस्था एवं सीमाओं पर उसकी तैनाती करना। समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु गश्ती नौकाओं, गश्ती हेलीकॉप्टरों एवं अपने सामुद्रिक क्षेत्र की सुरक्षा हेतु हर प्रकार के उपकरणों को लगाया जाता है। सीमाओं की जासूसी हेतु उपग्रहों एवं रडारों की तैनाती करना आदि ये सब रक्षा एवं सीमा सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है साइबर सुरक्षा। फाइबर का मतलब कंप्यूटर एवं नेटवर्कों के द्वारा जो खतरे पैदा होते हैं उसे हम लोग फाइबर कहते हैं, फाइबर खतरा कहते हैं। ठीक है, चलिए, आधुनिक युग सूचना उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी का युग है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका कंप्यूटर एवं इंटरनेट की होती है। कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से किया गया आक्रमण ही फाइबर आक्रमण कहलाता है। यानी कंप्यूटर का दुरुपयोग, ठीक है, अगर किसी के विरुद्ध किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके ऊपर फाइबर आक्रमण किया गया है या कंप्यूटर का आक्रमण किया गया है। ठीक है, फाइबर आक्रमण किसी राष्ट्र पर कोई भौतिक आक्रमण नहीं है, बल्कि उसकी कंप्यूटर चालित व्यवस्था पर आक्रमण होता है, जिसके द्वारा राष्ट्र में व्यवस्था फैलाई जाती है। फाइबर खतरा एक ऐसा खतरा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाले प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था के ऊपर कभी भी आ सकता है ऐसा हमला। ठीक है, जो राष्ट्र कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते, इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते, या कंप्यूटर में जिनका जो है कोई भी जो लगाव नहीं है और उसके ऊपर कोई निर्भरता नहीं है, वे सभी राष्ट्र फाइबर खतरे से मुक्त हैं, उन पर किसी प्रकार का फाइबर आक्रमण नहीं किया जा सकता।
ठीक है। फाइबर खतरा एक तकनीकी खतरा है और 20वीं सदी के अंतिम समय 90 के दशक से प्रारंभ हुआ। अदृश्य आक्रमण होने के कारण शीघ्रता से फाइबर आक्रमणकारी का पता ही नहीं चल पाता और पता चल जाने पर बहुत देर हो चुकी होती है। मित्रों, एक ऐसा है नेटवर्क है जैसे हम लोग पलक झपकते संपूर्ण विश्व की कोई भी खबर अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर पा सकते हैं। इसी प्रकार आप एक स्थान पर बैठकर नेटवर्क के द्वारा विश्व के किसी भी कोने में कंप्यूटर पर आक्रमण किया जा सकता है। कंप्यूटर पर आक्रमण करने का मतलब उसमें वायरस फेंक कर कंप्यूटर को ध्वस्त करना, नेटवर्क को ध्वस्त करना और कंप्यूटर से जो भी छुपी हुई जानकारियां हैं उसको चुरा लेना, नष्ट कर देना, बदल देना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर का हमला है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर पर हम लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। चाहे वो भी कार्यक्रम हो, बिना फाइबर उपकरणों के कोई काम ही नहीं चल पाता। हम लोग फॉर्म भरते हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं, बिना कंप्यूटर के क्या कोई हो पाता है? ऑनलाइन जो भी चीज़ें ऑनलाइन है, समझ लीजिए सब जो है कंप्यूटर में मौजूद है। कोई भी कंप्यूटर का विशेषज्ञ ऑनलाइन वेबसाइटों में लगे हुए पासवर्ड को तोड़कर, खोलकर, ध्वस्त करके आपके सारी डाटा को वहां से गायब भी कर सकता है, बदल भी सकता है, चुरा भी सकता है, देख भी सकता है। ठीक है, चलिए। आक्रमणकारी किसी भी देश में बैठकर फाइबर आक्रमण कर सकता है और आक्रमण करके वह सुरक्षित भी रहता है। फाइबर आक्रमण के लिए एक कंप्यूटर का विद्वान अकेला ही एक विशालकाय फौज के बराबर होता है। फाइबर आक्रमण अभी नई तकनीक एवं इसकी प्रकृति अन्य आक्रमणों से भिन्न होने के कारण सुरक्षा के प्रभावकारी उपाय नहीं किया जा सका है। इसकी सुरक्षा का अभी प्राथमिक उपाय केवल यही है कि सावधानी ही सुरक्षा है। सावधानी ही फाइबर आक्रमण से सुरक्षा का उपाय है। इसके लिए अपनी कंप्यूटर व्यवस्था को सुरक्षित करना होगा। जैसे कुछ हम लोग कर सकते हैं, जैसे मजबूत पासवर्ड बनाना, सदा शक्तिशाली एवं रजिस्टर्ड एंटीवायरस का प्रयोग करना, अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहें, अज्ञात एवं अपरिचित प्रेषकों द्वारा भेजा गया ईमेल ना खोलें, सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करने से बचें। फेसबुक जैसी वेबसाइटों से अपराध अधिक होते हैं। अधिकांश हत्याएं, बलात्कार एवं अन्य आपराधिक घटनाएं फेसबुक जैसी सामाजिक साइटों के माध्यम से होती है। इसलिए प्रयास किया जाए कि घर के बच्चों को, महिलाओं को, बच्चियों को फेसबुक और जो है इन सोशल साइटों से दूर रखने का प्रयास किया जाए, क्योंकि आकर्षक होती है, बहुत ही आकर्षक होती है। अच्छी अच्छी फोटो देखकर लोग दोस्ती कर लेते हैं, जबकि सच बात ये होती है कि फोटो पता नहीं ओरिजिनल भी है या लोकल है, कोई इसकी गारंटी कभी नहीं होती। अंत में बातचीत करते करते जब दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है तो वही बच्चे उनके प्रेम में पड़कर उनके लिए घर छोड़ देते हैं। पता लगा अंत में जाकर वहाँ किसी के हाथों, अपराधियों के हाथों बेचारे लग जाते हैं और अंत में या तो उन्हें ले जाकर कहीं बेच दिया जाता है या तो फिर उनके गुलाम बनाकर अपने गुलामी कराई जाती है। ठीक है, या फिर जो है अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार भी उनसे हो सकते हैं। जैसे अभी हमने लिखा है ना, हत्याएं, बलात्कार और अन्य आपराधिक घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए प्रयास किया जाए कि हमारे बच्चे घर के इन सभी चीज़ों से दूर रहें। फेसबुक जैसी वेबसाइट सबसे खतरनाक वेबसाइट, आप समझ लीजिए। चलिए, पढ़ाई के लिए मोबाइल या कंप्यूटर देते समय बच्चों पर ध्यान देते रहें कि बच्चे वही करें जो उन्हें करना है, अर्थात पढ़ाई। पोर्न एवं अश्लील साइटों पर अपराधी सदा मौजूद रहते हैं, क्योंकि पोर्न और अश्लील साइटें देखने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए ये भी ध्यान देना है कि इन साइटों को खोलने से बचें और प्रयास ये भी करें कि बच्चे भी इनसे दूर रहें। ठीक है, क्योंकि ये साइटें काफ़ी आकर्षक होती हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे महामारी से सुरक्षा। बहुत समय पहले, यानी पहले बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज होती थी, जिनका कोई इलाज नहीं होता था। यह बीमारी एक महामारी की तरह आती थी और बहुतों को अपने चपेट में ले लेती थी। लेकिन विज्ञान और अनुसंधान की ही देन है कि आज कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। कोई भी नई बीमारी बहुत दिनों तक लाइलाज नहीं रह पाती। आज विज्ञान ने महामारी से सुरक्षा हेतु प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे विभिन्न प्रकार की दवाओं का निर्माण, मेडिकल उपकरणों, अस्पतालों का निर्माण एवं सरकारी मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण, शरीर की जांच, इलाज एवं ऑपरेशनों हेतु उपकरणों का निर्माण एवं प्रयोग आदि। अगला है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट एवं वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं आई हैं, जिनके अंतर्गत खाद्यान्न समस्या, पानी समस्या, बिजली समस्या, आवासीय समस्या, पर्यावरण समस्या, यातायात समस्या, गरीबी, बेरोजगारी आदि प्रमुख हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी अधिक होता है, ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अर्थात बहुत सी समस्याओं की जड़ हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। अब जनसंख्या नियंत्रण के उपाय
नियंत्रण के उपाय मित्रों बहुत ज़्यादा ढंग से बताने का मतलब यही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, सभी राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या पहले से ही कम है। फिर भी भारत एवं चीन जैसे राष्ट्रों को जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है, जिसके लिए निम्न उपाय प्रयोग में लाया जा सकता है। शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन अपनाना, विवाह की आयु में वृद्धि करना, संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारित करना, जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करना, स्वास्थ्य सेवा व मनोरंजन के साधन, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, यौन शिक्षा को लागू करना, जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार आदि माध्यमों का प्रयोग करना। ठीक है, यानी जब आप शिक्षित रहेंगे तो अपना भला बुरा और हमारे पास कितने बच्चे होने चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार आप जो है इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है, ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगला है प्रक्षेपास्त्रों एवं परमाणु हथियारों से सुरक्षा। वर्तमान समय का सबसे अधिक विनाशकारी हथियार है परमाणु अस्त्र, और प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में परमाणु आक्रमण किया जा सकता है। इन दोनों ने संपूर्ण विश्व को खतरे में डाल दिया है। इससे बचने का कोई प्रभावकारी उपाय अभी तक सभी राष्ट्रों के पास नहीं है, लेकिन राष्ट्रों के कुछ प्रयास हैं जिनसे खतरों से काफी हद तक बचा जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये चीजें हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। पहला नंबर, अमेरिका द्वारा विकसित की जा रही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली। यह सुरक्षा प्रणाली अन्य राष्ट्रों के पास नहीं है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कुछ गिने चुने देश अमेरिका, रूस, चीन जैसे राष्ट्रों के पास ही है, सबके पास नहीं है, और फिर बहुत अधिक ये सफल भी नहीं है। जब सामूहिक आक्रमण होने लगेगा तो यहाँ ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो है व्यवस्था हो सकता है फेल हो जाए। अगला है भारी मात्रा में परमाणु हथियारों का निर्माण। जहां एक तरफ खतरा उत्पन्न कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे उत्पन्न भयादोहन भी इन अस्त्रों से सुरक्षा का एक कारण है। वहां शक्तियों एवं शक्ति के गुटों में भारी संख्या में परमाणु हथियारों के कारण शक्ति संतुलन व्याप्त है, लेकिन इन हथियारों का धरती पर होना ही सबसे बड़ा खतरा है। विभिन्न समझौते के माध्यम से किया गया प्रयास, जैसे एनपीटी, फाल्ट 1, फाल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, सीटीबीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी आदि के माध्यम से इन हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया गया है। अगला है बेरोजगारी से सुरक्षा। बढ़ती जनसंख्या एवं राष्ट्र के पास संसाधनों की अनुपलब्धता ही बेरोजगारी का कारण होती है। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मित्रों, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग स्वयं जानते हो। ठीक है, हमने तो कुछ शब्दों में इसको जो है रख दिया है, बाकी ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बारे में आप खुद बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अधिक बेरोजगारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। बेरोजगारी भी आंतरिक सुरक्षा हेतु एक खतरा है, जो किसी भी समय एक राष्ट्र में एक आंदोलन का रूप धारण कर सकती है। विज्ञान और तकनीकी ने बेरोजगारी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है, जैसे नागरिक एवं सैनिक उद्योगों की स्थापना एवं उसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति, रोजगार हेतु तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, औद्योगिकरण की तर्ज पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन आदि। अधिकांश बेरोजगारी को औद्योगिकरण ने ही दूर कर रखा है। भाई नौकरियां सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बेरोजगारी तो दूर होती ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये चैप्टर भी आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, ओके, बाकी अगले क्लास में हम लोग आगे अगला अध्याय पढ़ेंगे।